नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट अडा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम केसरी पाठक है और मैं यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 पढ़ाता हूं। आज मैं एक सक्सेस स्टूडेंट मतलब जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट 21 वर्ष की आयु में फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार जीआरएफ क्लियर किया। और अगर परसेंटाइल की बात करता हूं तो 99.8 परसेंटाइल उन्होंने प्राप्त किए हैं। किस प्रकार से उन्होंने पेपर 1 पेपर 2 को टाइम दिया, कैसे टाइम को मैनेज किया, क्योंकि यूपीएससी की स्टूडेंट रहकर उन्होंने ये तैयारी की, तो उनके बारे में जानते हैं। तो आइए, सोनम दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए, इसके बाद अपन ये चालू करते हैं। मेरा नाम सोनम दीक्षित है। मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की निवासी हूँ। और मैं भी फिलहाल इंदौर में माता जीजाबाई कॉलेज से एमए की छात्रा हूँ। मेरा एमए अभी अभी कंप्लीट हुआ। फिर जैसे ही मैंने जून में 2000 दिसंबर में दिया था नेट का पेपर, लेकिन उस टाइम मेरा 2 नंबर से रहा था। और इस बार सीधे जून जून 2024 में दिया और मेरा जेआरएफ 202 नंबर से क्लियर हुआ। 202 नंबर से बहुत अच्छे मार्क्स आपने गेन किए। यस। तो जैसे आपने यूजीसी का पेपर दिया, इसमें दो पेपर होते हैं अपने, एक पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे सेकंड अटेम्प्ट आपका था, पर टाइम आपने 6 मंथ आपने कहीं ना कहीं जीआरएफ क्रैक कर लिया है। तो सबसे पहले जो बच्चों में कंफ्यूजन रहता, पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होते हैं, तो इसमें आपने दोनों पेपर को मैनेज कैसे किया है? सर, मेरा स्टडी टाइम जो कि बहुत ज्यादा था, 8-9 घंटे में पढ़ती थी। सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक, रात को 8:30 बजे से 11:30 बजे तक। मतलब मैं ये ऐसा नहीं कह रही कि डेली ऐसा होता था, पर ज्यादातर मैं कोशिश करती थी कि इतना टाइम दे सकूं। इसमें इस बीच में मुझे कॉलेज भी मैनेज करना पड़ता था। मैं रेगुलर कॉलेज जाती थी और अपना साथ में ये भी मैनेज करके चलना पड़ता था। तो मैंने टाइम डिवाइड कर लिया था कि पेपर 1 मुझे इस टाइम पढ़ना है, 2 घंटे या 3 घंटे जितने में हूँ। उसके बाद जो मेरे पास समय बचता है उसमें मैं हिंदी पढ़ूंगी। और हिंदी की जो इकाई है 5 से लेकर 10 तक, उसमें कुछ इकाई ऐसी हैं जिस जो आप नॉर्मल बैठे हुए भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप किसी से बातें कर रहे हैं या कोई फ्री टाइम मिल गया, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक। तो मैं टाइम मैनेज करके उनको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करती थी। बाकी जो एक एक जो अपनी हिंदी की 1, 2, 3, 4 जो इकाई है वो प्रॉपर पढ़नी पड़ती थी बैठ के। तो जी मैं जी ऐसे ही कर लेती थी डिवाइड, की मुझे दिन में 2 घंटे ये पढ़ना है, 4 घंटे ये पढ़ना है, उसके बाद रिवीजन इतने घंटे करना रहेगा और मॉक इस टाइम लगाना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से मेरा चलता रहा। जी जी। ये पेपर 2 का रहा, और पेपर 1 को आपने कैसे मैनेज किया? पेपर 1 के लिए मैंने जैसे पूरा दिन, जैसे 8-9 घंटे का जो भी टाइम ड्यूरेशन होता था, उसमें 2 घंटे या 3 घंटे जितने निकाल सकूंगी, वो यूनिट पर डिपेंड करता था। जैसे कि फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड हुई या अपनी हायर मेरा हायर एजुकेशन में अपन इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उसको एक बार रिवीजन पढ़ लो, उसको रिवीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन फर्स्ट जैसे अपन टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो मैं उसको दिन में डिवाइड कर लेती थी। जैसे मुझे 2 दिन में ये 2 यूनिट पढ़नी है, फिर आगे इनके रिवीजन चलते रहेंगे, फिर इसके बाद नई कोई यूनिट पढ़नी है। जो 2-3 महीने मेरा ये था, फिर उसके बाद मेरा रिवीजन था, तो वो यूनिट जल्दी जल्दी कवर हो जाती थी। जैसे एक दिन में मैंने 3 यूनिट भी पढ़ ली, 2 यूनिट भी पढ़ ली, क्योंकि रिवीजन का टाइम था। लेकिन जी शुरू में टाइम लगा, शुरू में मतलब एक हफ्ते तक एक ही यूनिट चल रही है। लेकिन बाद में धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन कम हो गया, क्योंकि जी कंटिन्यूअसली किया मैंने। तो ऐसा हो जाता था। फिर मैंने मूव दिए, पीवाईक्यू के लिए भी दिन डिसाइड कर लेती थी कि इस दिन मुझे फर्स्ट पेपर के देने हैं और उसमें सेकंड बिल्कुल। के भी देने रहेंगे। जी जी। तो मैंने यही प्रयास किया। और आपने जहाँ जैसे बताया कि यूपीएससी में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? हिंदी लिटरेचर रखने का मैंने सोचा है, अभी मेरा जी। अटेम्प्ट रहेगा उसमें। अभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट आप देंगे, अभी आपने दिया नहीं है, बस हिंदी अभी तक नहीं है। साहित्य आपने ऑप्शनल रख के रखा है। तो कहीं ना कहीं आपने टारगेट फिक्स करके रखा था कि अगर मैं यूजीसी का एग्जाम दे लूंगी तो एक तो ये क्लियर हो जाएगा, तो पीएचडी चलती रहेगी, और साथ में हमारी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यस तो सर। जैसे आपने पेपर 1 पेपर 2 को बताया किस प्रकार से आप मैनेज करती थी। और अब सबसे बड़ी ये रहती है कि जैसे अपन बेसिकली ये करते हैं कि पेपर 1 का जो सिलेबस है वो हम ये कह सकते हैं कि इतना टफ नहीं है, क्योंकि हम 12th क्रॉस करते हैं, इसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो सब्जेक्ट होते हैं पेपर 1 की जो 10 यूनिट होती है तो हमारे टच में रहती हैं। अब यस सर। पेपर 2 की हम बात करते हैं, जैसे हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड सिलेबस हो जाता है।
अगर देखें तो यूनिट 5 से यूनिट 10 तक का तो एक निर्धारित कर दिया गया है कि यूनिट 6 में जैसे 13 उपन्यास ही हैं। यूनिट 7 में अगर बात करते हैं तो कहानी है तो 21 ही कहानी है। लेकिन यूनिट फर्स्ट से यूनिट 4 तक की बात करते हैं, अगर सेकंड की जैसे हम बात करते हैं तो इसमें हिंदी साहित्य है। तो आपने, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं उनका अलग रहते हैं। टीचर, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता है कि मैं बेस्ट पढ़ाऊं। एक स्टूडेंट की रणनीति रहती है कि स्टूडेंट उसको किस प्रकार से मैनेज करता है। तो जैसे जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है या दूसरी बार या तीसरी बार जो तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको पेपर 2 की अगर बात करता हूं तो उनको थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या पीवाईक्यूज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, या यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चंस लगाने चाहिए। 3 पॉइंट्स मैंने आपसे जैसे पूछे, या थ्योरी या पी बाई क्यूज या उनको यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन लगाने चाहिए। तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? सर, जो कि मेरा भी हिंदी साहित्य एमए में रहा, बैचलर में मेरा बीए था जिसमें हिंदी साहित्य नहीं था। और तो फिर ये मेरे लिए भी चैलेंज था। मैं एमए में एडमिशन लिया कि खुद को हिंदी पढ़ाने के लिए कैसे तैयार करूं। तो मैंने सबसे पहले थ्योरी में जो अपनी जैसे उपन्यास, इनमें क्या है रोचक रहते हैं, तो इनसे पढ़ने की हैबिट डाली। जैसे कहानी पढ़ना शुरू किए, उपन्यास पढ़े। और फिर कविता भी टफ हो जाती है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती है नहीं आती, क्योंकि बिल्कुल। लैंग्वेज रहता है। अब मैं चूंकि मध्य प्रदेश की हूँ, तो ये बुंदेलखंड में फिर भी हिंदी अच्छी है, तो मुझे बिल्कुल। फिर भी कविता समझ में आती थी। बाकी सब लोगों को जानने के लिए अलग से पढ़ना पड़ता था। तो बिल्कुल। फिर मैंने ये रीडिंग हैबिट डेवलप करी कि सबसे पहले मेरे को हिंदी को रटने से पहले, यानी कि जो अपनी 1 2 3 4 यूनिट है, इनको हम्म। समझने से पहले जो समझने वाली है 5 से लेकर 10 तक, ये पढ़नी हम्म। पड़ेंगी। जिनमें अपने यात्रा वृत्तांत थे, अपनी आत्मकथा थी, जीवनी थी। तो मैंने शुरू में जैसे मेरी क्लासेस रहती थी, उस टाइम पीडीएफ फोन में खोल के मैं ये सब पढ़ा करती थी कि हम्म। मेरे को। अब फिर मैंने धीरे धीरे उपन्यास किए, फिर कहानियां की, फिर निबंध किए, नाटक किए, और हम्म। फिर जो अपनी 10 अन्य विधा वाली थी वो की। हम्म। और फिर मैंने कविता वाली का, जैसे कि पूरी कविता थी, उसका मैंने पीडीएफ निकलवा लिया था। 300 350 पेज का कुछ था। तो वो जी। सारी कविताएं मैंने लाइन टू लाइन मार्क करके पढ़ी, और जहां मुझे ऐसा लगता था ये शब्द का मतलब पूछा जा सकता है, जी। क्योंकि मैंने ये कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने पीवाईक्यू देखे थे कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म में आ रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले मतलब मुझे ऐसा लगता है दिसंबर से पहले क्वेश्चन शायद यूनिट 1 2 3 ज्यादा भेजते थे, लेकिन दिसंबर के बाद हम्म। मतलब क्वेश्चन ये 5 से लेकर 10 तक की जो यूनिट थी, पूरे उनके पक्ष में चले गए। तो हम्म। मुझे ऐसा लगने लगा कि एक एक शब्द, एक एक लाइन पढ़ी जाएगी, तभी पेपर हो पाएगा। तो बिल्कुल। फिर बिल्कुल। मैंने पीवाईक्यू साथ में रख के कि ये क्वेश्चन जैसे कि उम्र पूछी है, तो मुझे वो हम्म। देखना है कि उम्र किस किस में, किस किस चरित्र की दी हुई है, या स्थान बिल्कुल। पूछा है तो उस स्थान को याद रखना है, या कुछ ऐसी चीज जिसका अर्थ होता है हिंदी में, बिल्कुल। 2 या 2 से ज्यादा। तो वो मैंने नोट कर लेती थी कि हाँ ये पूछा जा सकता है, क्योंकि वो पीवाईक्यू में ऑलरेडी उसी जैसा कुछ पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल। ये मेरा सेकंड हो जाता। फिर मेरी आई अपनी थर्ड बार, यूनिट 1 2 3 4। तो चूंकि मेरा एमए था, तो मैं उस टाइम, मेरा जो पाश्चात्य था, तो कॉलेज में मुझे मदद मिली काफी प्रोफेसर से, तो मुझे उसको समझने में उन्होंने मुझे समझा दिया था कि ये पाश्चात्य चिंतक, ये अपने जैसे अरस्तु रहे या लॉन्जाइनस रहे, इनके सिद्धांत ये थे। तो मेरा बेसिक था, मुझे आ गया था कि हाँ ये चिंतन की धारा को, जैसे कि कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं तो इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए पढ़ा जा रहा है ये। फिर मैं वही पीवाईक्यू साथ में रखती थी, तो मुझे समझ में आ जाता था कि क्वेश्चन या तो जैसे अपन 4 यूनिट इकाई पढ़ते हैं, या तो कोई सिद्धांत से बनने के चांसेस है, या सिद्धांत के अपन जैसे कि उनके ईरा क्या रहा है, किस समय से किस समय तक ये रहा है, या इसके आसपास क्या चल रहा था उस समय, या इससे संबंधित हिंदी में कौन सा उपन्यास है इस चिंतन पे आधारित। तो उस तरीके के मैं मार्क कर लेती कि ये पूछा जा सकता, मनोविश्लेषणवाद है तो ये कहाँ कहाँ दिखाई देता है, किस किस जो बिल्कुल। उपन्यास टेक्स्ट में लगे हुए वहां कहाँ कहाँ दिखाई देता है, क्योंकि बिल्कुल। ये प्रश्न पीवाईक्यू में पूछे जा चुके थे। बिल्कुल। शुरू में मेरे को टाइम लगा, कम से कम 2 3 हफ्ते उस बुक को पढ़ने में लगे। फिर धीरे धीरे जितना पढ़ती गई, बहुत कम टाइम लगता था। लास्ट के मोमेंट पे तो ऐसी बात हो गई थी कि 2 3 दिन में वो खत्म हो जाने लगी थी, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना, कुछ ही पढ़ना है जो पेपर में आएगा। तो मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है 2 3 क्वेश्चन भी मुझे जेआरएफ दिला सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं, तो उस बुक बिल्कुल। को भी
छोड़ सकती मैं। तो मैंने फिर दो तीन, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अपना कोई रचना दी हुई है और उस रचना के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने लिखा है या कोई रचनाकार है, हाँ तो बिल्कुल। उनके बारे में मैंने उसमें से निकाल लिया था कि हाँ ये इन्होंने, जो जो या हाईलाइट मेन मेन पॉइंट्स रहते हैं उनको आपने निकाला उन बुक्स के वो कर माध्यम से। लिया था। और हम्म। जैसे मुझे ये भी लगा था कि कोई रचनाकार की कोई जैसे कि कुछ लिखा है, कोटेशन है, तो वो पहले भी पूछी गई है, तो हो सकता है अब भी पूछी जाए, अब किसी नई की पूछी जाए। या फिर जैसे कि तुलसीदास जी की जन्म तिथि अपन देखते हैं, आचार्य राम शुक्ल के अनुसार कुछ अलग है, किसी के अलग था। तो वो एक था कि कहीं ये पूछा ना जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या पूछा गया है। बिल्कुल। और उसमें जो अनुसार दो वाले दो ये कथन ज्यादा पूछे जाते हैं, अनुसार वाले हो गए, वर्ष वाले हो गए, कोटेशन वाले हो गए, ये क्वेश्चंस देखा जाए तो दिसंबर 2000, ये अपन कह सकते हैं कि 24 वाले के बाद से ये देखने को मिले हैं, क्योंकि ये जब ऑनलाइन से ऑफलाइन पेपर हुआ तो ये चीजें। तो वो ये मैंने अलग से लिख के रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता था लास्ट में एक दो महीने में इतना प्रेशर रहेगा कि ये बुक मैं पूरी नहीं पढ़ पाऊंगी। तो मैंने हम्म। एक नोट बना दी थी, वहां लिख के रख लिए थे कि ये जरूरी है। बाकी मेरा स्कोर ऐसा था, मुझे पता था कि 85, मुझे कैसे भी करके 85 क्वेश्चन तक अपनी हद बढ़ानी है कि मैं मेरे पेपर सेकंड में बाकी 15 जिन पे किसी का बस नहीं होता, क्योंकि वो कुछ भी नहीं होता, पूछ बिल्कुल। सकते हैं। हो बिल्कुल। सकता है वो अभी किसी स्टेट स्टेट पीसीएस में या फिर किसी में भी पूछा गया हो, वो डाल दें। लेकिन बिल्कुल। ये था कि 85 तो अंदर ही अंदर आएंगे, इन्हीं में से हाँ, जो आएगा हमारी 10 कि यूनिट है उन्हीं यूनिट के जो आईएमपी जो टॉपिक्स है उन्हीं में से पूछा जाएगा। एट्टी क्योंकि फाइव 10 से क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में अपन देख ले, चाहे बोर्ड एग्जाम के हो, चाहे पीसीएस के हो गए, चाहे यूपीएससी के हो गए, तो 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो किसी से नहीं बनेंगे, तुक्के से ही बनेंगे वो क्वेश्चन। वो मुझे यही था कि तुक्के से बनने वाले नहीं, पर जो मेहनत से बनने वाले हैं, अगर वो चले जाएंगे ना तो तुक ज्यादा होगा। और एक चीज जैसे आपने बहुत अच्छी बोली कि अगर हम 85% हमारे को हम क्वेश्चंस हमको समझ में आ रहे हैं, तो जो 15% जो क्वेश्चंस आए हैं तो उनके जो ऑप्शंस रिलेट होंगे तो हमारे 85 से कहीं ना कहीं रिलेट करते हुए ऑप्शंस रहेंगे। तो अगर उनको हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन सही होने की जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा रहते हैं। होता भी है सर, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो, जैसे कि हम लोगों के में आए थे कि शब्दों के अर्थ बताइए, अब वो शब्द के अर्थ पढ़ा था इतना लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन एक शब्द जैसे कभी पढ़ा हो तो ऐसा लगता है कि नहीं ये हो सकता है इस शब्द का अर्थ, तो वो उस हिसाब से एक ट्रिक से भी एलिमिनेट हो गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे दो तीन जो अगर आपको एक ट्रिक भी आ रही है तो आप एलिमिनेट हाँ कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी इसी के चलते मेरे 71 क्वेश्चन उसमें पेपर सेकंड में हुए सही। 71 क्वेश्चन पे, और पेपर वन में 30 क्वेश्चन थे सर। 30 क्वेश्चन। चलिए आपने ये की, ये आपने, और आपने पूरी चीजें बताई कि किस प्रकार से आपने एक प्लानिंग करके वो रखी थी कि हमको पढ़ना, क्योंकि एक बार बच्चों को जो पेपर वन पेपर टू के लिए उनको एक बार तो हर यूनिट की हर एक टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए। फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर एक बार क्वेश्चंस लगा लेना चाहिए, और फिर उनको कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता है कि अब पेपर वन में किस पर ज्यादा फोकस करना, पेपर टू पर किस पर फोकस करना, ज्यादा उनको आइडिया यस लग सर। जाता है। यस और सर। जैसे बच्चे तैयारी करते हैं तो अपने सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, जैसे अपन किसी की बिल्कुल तैयारी कर। बनाना चाहिए, मैंने पूरी मेरी जो स्टडी थी वो सेल्फ ही रही, मैंने कोई कोचिंग क्लास नहीं ली। तो मैंने ऐसा लगता था कि आप सब लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो डाउनलोड कर लेते हैं, प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यूनिट 5 से लेकर 10 तक वो उसका कर सकते हैं, बाकी ये जो बाकी यूनिट है वो जब तक मैं लिखूंगी नहीं, मेरे दिमाग में नहीं जाएगी, नहीं हो पाएगा तब तक। जैसे मैंने कि सारे रचनाकार जितने भी थे, जिस जिस युग के रचनाकार भली वो की बुक में दिए हुए थे, फिर भी मैंने अलग से जो मुझे ज्यादा जरूरी लगे थे, मैंने उनकी अलग से नोट्स, उनका जन्म वर्ष, शताब्दी वर्ष, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक गलती भी छूट सकती है, तो मैंने वो सब लिख के रखे कि इनका जन्म स्थान कहाँ रहा है, या इनको किस वर्ष में कौन सा पुरस्कार मिला है। और ये सब मैंने अलग से इनके नोट्स बनाए। बाकी छोटे छोटे जो मैंने आपको बताया जो पीवाईक्यू बार बार रिपीट हुए थे, जैसे कि कुछ ऐसे रचनाकार हैं जो लगे नहीं है लेकिन उनकी रचनाएं बार बार रिपीट होती हैं, तो उनके बिल्कुल अलग नोट्स बना के रख लिए थे कि इनकी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। जैसे अंबिका बिल्कुल। दत्त व्यास हुए, वो नहीं दिए लेकिन आ सकते हैं, तो वो बिल्कुल आ अलग, सकते वो तो मैंने उसकी एक कॉपी इसके लिए बना ली थी कि ये रचनाकार वो है जिनका पूछा जा सकता है, भले ही वो हैं। टेक्स्ट में दिए हैं या नहीं। एक जन्म वर्ष याद कर लिए थे कि अगर कभी क्रम से पूछा जाए,
तो हम्म। वो कर लिए थे एक अर्थ के लिए कि हाँ ये शब्द का ये अर्थ है और ये अर्थ यहाँ से है, और ये कुछ क्वेश्चनों में, जैसे यूथ कंपटीशन की बुक ली थी मैंने पीवाईक्यू की, तो मैंने देखा था कि हाँ ये पूछा गया है, भले ये मुझे अभी आसान लग रहा है लेकिन पेपर के टाइम पे शायद ही मैं भूल जाऊं या कंफ्यूज हो जाऊं, तो मैंने लिख लिख के उस तरीके से एक नोट्स तैयार कर ली थी कि लास्ट मोमेंट में एक नोट्स उठाऊं तो मेरा हो जाए पूरा रिवीजन। बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे हमको एक सेल्फ नोट्स, क्योंकि अगर यूट्यूब से हम पढ़ें, टीचर से पढ़ रहे हैं, हम बुक से पढ़ें, बस सेल्फ नोट्स में हमको एक रिवीजन करने में आसानी रहती है, टाइम कम लगता है, और हम जो अच्छा कंटेंट है उसको हम अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यस सर। और जैसे ये बताइए कि शेड्यूल, जैसे आप ये कहती हैं कि जैसे बच्चे 3 प्रकार से शेड्यूल हम भी पढ़ते थे तो बनाते हैं, अभी भी पढ़ते हैं तो बनाते हैं। तो एक होता है वीकली शेड्यूल हमारा रहता है, कुछ बच्चे ये करते हैं कि 15 दिन का शेड्यूल बनाते हैं, और कुछ बच्चे ये करते हैं कि 1 महीने में हमको ऐसा पढ़ना है। तो रिवीजन बेनिफिट रहता है कि वीकली रिवीजन करना चाहिए, या 15 दिन में रिवीजन करना चाहिए, या 1 महीने में रिवीजन करना चाहिए, क्या सर स्ट्रेटजी मुझे अपनानी तो चाहिए? ऐसा लगता है हर 2-3 दिन में रिवीजन करना चाहिए, हम्म। क्योंकि ना जितनी चीजें ध्यान में, क्योंकि कई बार ना वो सबकॉन्शियस माइंड वाली थ्योरी है कि आपको ऐसा लगता है ये सवाल का ये आंसर है, आप लॉजिक भूल जाते हो कैसे आंसर है, क्योंकि उत्तर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कहीं ना कहीं। मेरे साथ ये हुआ, मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर अपने आप मैंने बोला ये नहीं याद है प्रॉपरली, लेकिन वो क्या था मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थे, मैंने रिवीजन किए 2-2 3-3 दिन छोड़ के। जैसे अंक अपन भूल जाते हैं, जन्म वर्ष वगैरह, तो बार बार रिवीजन करेंगे तो वो माइंड में बैठ जाते हैं कहीं बिल्कुल ना बिल्कुल। कहीं, कि अपन प्रश्न पढ़ेंगे तो आ जाएगा कि नहीं इन तीनों या इन चारों में से ये ऑप्शन हो बिल्कुल सकता आपने है। सही कहा। और जैसे ये कहा कि जैसे हिंदी साहित्य का जो सिलेबस रहता है, सिलेबस बहुत ब्रॉड है, लेकिन कुछ चीजें हमको पता है कि जैसे रचनाकार हो गए, उपन्यास हो गई, कहानी हो गई, कथन हो गए। तो जो चीजें ऐसे हैं कि इनको हम अगर आज हम पढ़ेंगे तो केवल हम आज याद नहीं कर लेंगे, तो उनको रिवीजन करने वाली जो चीजें हैं, जैसे जन्म वर्ष हो गया, और निधन हो गया, प्रकाशन वर्ष हो गया, ये कहानी कब लिखी गई, निबंध कब लिखे गए, तो ये वर्ष है, एक बार में तो याद नहीं हो जाएंगे। अगर इनको डेली डेली हम एक टाइम निकाल लेंगे कि आधे घंटे 1 घंटे हमको जो यूनिट 5 से यूनिट 10 तक के जो वर्ष से संबंधित जो क्वेश्चन या फैक्ट हैं, तो अगर हम डेली डेली रिवीजन करते रहेंगे या 3-3 4-4 दिन में, तो कहीं ना कहीं इजीली और कम समय में वो चीजें क्या हो जाती, याद हो जाती है। यस सर, बिल्कुल प्रॉपर यही है सर, यही स्ट्रेटेजी थी कि रिवीजन भले मैं, कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने एक यूनिट पढ़ी है पूरे दिन में, ये भी तो देखना चाहिए अगर उस एक इकाई से मैं पूरे प्रश्न हल कर पा रही हूँ, 5 आए और मैंने वो 5 पूरे हल कर दिए, तो वो मेरी जीत हुई अंत में। ये नहीं बिल्कुल है कि मैंने 10 पढ़ ली और मैं सवाल प्रश्न तो मेरे 10 भी नहीं हल हो रहे, वो नहीं मतलब निकलता है। बिल्कुल। आप एक पढ़िए लेकिन इतने अच्छे से पढ़िए कि अगर उसमें से प्रश्न आए तो वो छूटे नहीं, विश्वास रहे कि इसमें से नहीं छूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज है ना कि जैसे कि एक बार तो बच्चों को ये करना चाहिए कि पेपर 1 पेपर 2 के 10-10 यूनिट पढ़ लेनी चाहिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के उनको ये टारगेट करना चाहिए कि किस टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, उन पर ज्यादा उनको फोकस करना चाहिए। और रिवीजन, जैसे आपने भी कहा, बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो उनका भी ये कहना, मेरा भी ये मानना है कि सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते। उनको ये लगता है कि नहीं, हम ये बुक ले लें, यूट्यूब चैनल ये देख लें, तो उनको ये रहता है कि हमको डाटा मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, जीरोक्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए, हमारे पास बुक्स आ जाएं। आ तो जाती, लेकिन हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और फिर वही चीजें होती है कि जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं, आती हुई चीजें भी हमको क्या हो जाती है, हमसे नहीं बनती है, और फिर पेपर हमारा खराब हो जाता है। तो वही है, जैसे आपने बताया कि एक बार थ्योरी पढ़ना चाहिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ देखना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें कितनी पूछी जा रही है, और पढ़ें, साथ में रिवीजन का टाइम जरूर निकाल के रखें। यस सर, कंफर्म यही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। आप और आपकी जैसे ये जर्नी रही, जैसे आप यूपीएससी की स्टूडेंट छात्रा के साथ साथ आपने ये तैयारी की, और कहीं ना कहीं कम समय पर आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया, तो क्या होते हैं कि जैसे अगर बात यहाँ पर मैं हाउस वाइफ की बात करता हूँ या लड़कियों की बात करता हूँ, तो बहुत सी ऐसी होती हैं, जैसे एक आप देखिएगा, एक मैंने जूम मीट किया है, 5वें या 6ठे अटेम्प्ट में बिहार की कोई छात्रा थी, और कोई घर में सपोर्ट नहीं करता, तो उनके पास यूट्यूब से क्लास लेती थी, तो हॉटस्पॉट लेने के लिए भी पड़ोस में जाया करती थी कनेक्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी होती है। तो कुछ बच्चे जैसे ये होते हैं ना कि जैसे यूपीएससी हो गया, चाहे यूजीसी नेट हो गया, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज हो गई, तो ये बड़े एग्जाम होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें रहती हैं कि आपको एक रूटीन फिक्स करके रखना है। ऐसा नहीं कि 1 महीने हमने पढ़ लिया, अब दूसरे महीने हम पढ़ नहीं रहे।
और एक हमको धैर्य बना के रखना चाहिए। अगर 2-3 चीज बच्चे कर लेते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही सर, क्योंकि दृढ़ विश्वास के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप एक उपन्यास पढ़ के जा रहे हैं तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि क्वेश्चन आएगा इसमें से, हम्म, भले ही किसी शिफ्ट में नहीं आए, हो सकता है आपके सामने उसी से घूमता फिरता क्वेश्चन आ जाए, वही और बात। हो सकता है आप एलिमिनेट कर पाए उसकी वजह बिल्कुल से कि ये हमने पढ़ा, ये वाला बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल वही नहीं बात है। तो जैसे जब आपका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आपने देखा या घर वालों ने देखा या किसी रिलेटिव ने देखा? है। सर मैं इंदौर में रहती हूँ, वहीं पढ़ती हूँ, तो हम्म, फिर मेरा रिजल्ट 1.5 महीने मैंने इंतजार किया, घर पे गई थी हम्म, कि आएगा आएगा, फिर नहीं आया, तो मेरा इंदौर आना हुआ। और मेरी आंसर की में आ रहे थे, 200 मार्क्स आ रहे थे, फिर भी कंफर्म नहीं था, मुझे लग रहा था कट ऑफ बढ़ेगा, कहीं हो सकता है। तो फिर जैसे ही रिजल्ट आया तो मेरे भाई का फोन आया कि रिजल्ट आ गया है, हम्म, तो बोलते कि हो जाएगा तेरा। मैंने नहीं, मैं देखती हूँ पहले। तो भगवान को प्रे करके मेरे रूममेट को बोल के मैंने बोला निकालती हूँ। अब तो निकाला, तो वो सबसे पहले मार्क्स तो कंफर्म थे, वो देखा कि हाँ JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बहुत खुशी हुई कि जैसे खत्म हाँ, हुआ जैसे है। मैंने भी 2022 में दिया था पहली बार और जीआरएफ क्लियर हुआ था। ऐसा होता जीआरएफ लिखा हुआ था तो एक बार में आपको बिलीव हो गया था कि 2 बार आपने देखा था कि नहीं जीआरएफ लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? नहीं, वो एक बार मैं लगा था थोड़ा कि नहीं, फिर मैंने 2-3 बार मैंने बोला हाँ हो गया, फिर ऐसा कहीं ना कहीं जो मोक्ष दे रखे थे ना, तो था बिलीव कि हम्म, नहीं यार, मतलब इतना मेहनत की है तो मिल जाएगा हम्म, आराम से। बट वो JRF का थोड़ा लग रहा था कि 1-2 नंबर कहीं रह नहीं ऊपर जाएगी नीचे रह नहीं। ना हो जाए, नॉर्मलाइजेशन में ना कुछ हो जाए, नंबर ना घट जाए, डाउट में ना जाए। बट वो देखा तो बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ हो गया फाइनली। तो बस यही था सर। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो तैयारी पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं, जो सफलता नहीं पाए यूजीसी के एग्जाम देकर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे 1 मिनट में? अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखें? मैं बस उनको यही बोलूंगी, दृढ़ विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मेरा भी जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था उस वक्त भी मुझे विश्वास था मेरा सीधे JRF निकलेगा। किसी को बिलीव नहीं था कि जब नेट नहीं निकला तो JRF कैसे निकलेगा सीधे। बस ये विश्वास बनाए रखो, लिमिटेड कंटेंट फॉलो करो, जो आप पढ़ रहे हो उसको विश्वास के साथ फॉलो करो। मैं बोली आप किसी टीचर से भी पढ़ रहे हो तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ यहीं से बनेगा क्वेश्चन। जी जी। विश्वास बनाओ, लिमिटेड कंटेंट और रिवीजन और मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट देंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना इंक्रीज होगा, उतना क्वेश्चन हैंडल टैकल करने की क्वालिटी आएगी। और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लाइव हो, जो हमने जून वाला दिया था जैसे, और ये पेपर दिया, आप कितनी जल्दी पेपर दे के आ गए, फिर आप खुद विश्वास नहीं करेंगे कि ये पेपर दिया था या मॉक था। बस इस प्रकार अपनी जर्नी बनाए रखें धैर्य के साथ। बिल्कुल व्यर्थ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा, नहीं, खुद पे डाउट नहीं करें, क्योंकि डाउट करने के लिए आप पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। तो बिल्कुल आपको खुद बिल्कुल भी यकीन बनाना पड़ेगा कि नहीं बिल्कुल हमारा होगा, बिल्कुल यकीनन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो बहुत आपसे बात करके, तो धन्यवाद। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है ना।